हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु भारती एंड यू आर वाचिंग स्टिल स्टडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो है एग्रीकल्चर। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर फार्म सिस्टम, फिर अलग अलग जो फार्मिंग्स होती हैं वो, फिर हमारे इंडिया का जो फार्म है और जो विदेशों का जो फार्म है वो किस किस तरीक़ों से अलग है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है वो किस किस माध्यमों से, किन किन एक्टिविटीज़ से होकर गुजरते हुए हमारे पास आता है। तो इसमें बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। तो चलिए इन सबको पढ़ते हैं। पहला है प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी में बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है, मतलब उनको उगाया जाता है या फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब पाया जाता है, उसे कह सकते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो दीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, उसके बाद जो उसमें प्रोसेसिंग किया जाता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और तीसरा होता है टर्शियरी एक्टिविटी, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बिना ये दोनों एक्टिविटीज़ मतलब व्यर्थ हो जाएंगी, कह सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। These provide support to the primary and secondary sectors through services। तो जो टर्सरी एक्टिविटी होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को सर्विसेज के द्वारा। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है, उसको हमने उगा लिया, उसको हमने पा लिया, उसके बाद फिर उसमें प्रोसेसिंग करके उसको यूजेबल बना दिया, फिर उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास आना इम्पोर्टेंट है। तो जो ट्रांसपोर्ट का जो एक्टिविटी है वो टर्सरी एक्टिविटी के अंडर में आता है। अब है एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में से एक है। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो जो एग्रीकल्चर होता है उसमें क्रॉप्स का उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, और जो लाइव स्टॉक होते हैं, मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं, उनकी रियरिंग करना, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंडर में आती हैं। इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में 50% ऑफ पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो 50% जो लोग हैं पूरे दुनिया के, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इंगेज्ड हैं, उसी में लगे हुए हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो जो इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब फार्मिंग वगैरह जो होता है, उसके लिए जो सॉइल होता है और जो क्लाइमेट होता है उसका क्रॉप के हिसाब से मतलब होना आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा। The land on which the crops are grown in is known as arable land। तो जो जिस लैंड पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जिस लैंड पे एग्रीकल्चर होता है, उसको एरेबल लैंड कहते हैं। फार्म सिस्टम क्या होता है। दी इम्पोर्टेंट इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। तो जो भी इम्पोर्टेंट इनपुट्स होते हैं, मतलब इनपुट्स मतलब जो हम लोग लगाते हैं एग्रीकल्चर में, वो है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और लेबर, यानी कि अपना मेहनत। दी ऑपरेशंस नीडेड आर। तो इसमें जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, वो हैं प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो ये साइंस में भी हमने पढ़ा हुआ है। दी आउटपुट्स फ्रॉम दी सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो जो आउटपुट हमें मिलता है इन हमारे इतने सारे क्रियाओं के बाद, प्रोसेसेस के बाद, जो आउटपुट हमें मिलता है वो है क्रॉप्स का जो हमें मिलता है यील्ड, वो वूल जो होता है वो हो गया, डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध वगैरह, फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो ये सारे आउटपुट्स होते हैं इसके। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड into two main types depending upon the geographical conditions and demand of produce, labor and level of technology। तो जो फार्मिंग है उसको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है।
उनके जियोग्राफिकल कंडीशन के बेसिस पे, उनका जो डिमांड है मतलब क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके बेसिस पे, उसमें जो लेबर लग रहा है, जो मेहनत लग रहा है उसके बेसिस पे, और जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है उसके बेसिस पे। तो इसके मतलब इस बेसिस पे इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। तो जो फार्मिंग फैमिली के फार्मर के फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए होता है उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। मतलब इसमें इस फार्मिंग में बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और घर के ही लोग अपना मेहनत लगाते हैं। मतलब नॉर्मल मेहनत, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगाया जाता। आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, और मतलब ज़्यादा इससे आउटपुट की भी अपेक्षा नहीं रखी जाती। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो जो ये फार्मिंग है सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको दो कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया है, वो है इंटेंसिव और दूसरा है प्रिमिटिव। तो पहला है इंटेंसिव। वो क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस फार्मिंग में द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। तो इसमें जो इंटेंसिव है सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें जो फार्मर्स हैं वो छोटे छोटे एरियाज़ में कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल टूल्स का यूज़ करके और ज़्यादा लेबर करके, ज़्यादा मेहनत का यूज़ करके, मतलब ज़्यादा मेहनत लगा के। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनसाइन। तो जो क्लाइमेट होता है जिसमें ज़्यादा सनसाइन हो, मतलब ज़्यादा धूप वगैरह हो, एंड फर्टाइल सॉयल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम स्पॉट, सॉरी प्लॉट। तो जो मतलब ज़्यादा अगर सनसाइन रहेगा, ज़्यादा सूर्य का रोशनी होगा और जो लैंड होगा अगर वो ज़्यादा फर्टाइल होगा तो उससे एक से ज़्यादा क्रॉप्स साल भर में उगाए जा सकते हैं इस क्रॉप पे, क्रॉप के लैंड पे, प्लॉट पे। राइस इज़ द मेन क्रॉप। तो जो मेनली क्रॉप उगाया जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में वो है राइस। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वेट, मैज, पल्सेस एंड ऑल सीड्स। तो और जो क्रॉप्स हैं वो हैं वेट, गेहूँ, मक्का, और पल्सेस जो दाल वगैरह है वो, और ऑयल सीड्स। दिस फार्मिंग इज प्रेवलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो ये जो फार्मिंग है वो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में होता है, मानसून रीजन्स में, साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में। अब है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। तो इस फार्मिंग में दो तरीके के और जो प्रोसेसेस हैं कल्टीवेशन के, फार्मिंग के, वो हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूम कल्टीवेशन होता है जिसको हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है अभी, और जो नोमैडिक हर्डिंग होता है वो भी हिस्ट्री में दिया हुआ था। इसमें जो लोग हैं वो अपने कैटल के साथ यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो चलिए इसको अब अच्छे से विस्तार में पढ़ते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो थिकली फॉरेस्टेड जो एरियाज़ हैं, जैसे अमेजन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इन सारी एरियाज़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किया जाता है प्रैक्टिस। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। तो ये जो एरियाज़ थे, ये अमेजन बेसिन वगैरह, तो ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, हैवी रेनफॉल होता है, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स वगैरह हैं वो रीजनरेट बहुत क्विकली होंगे, मतलब जल्दी से फटाक से रीजनरेट हो जाएंगे, फिर से उग जाएंगे। मेथड क्या होता है? तो मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या जाता है वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो एक एरिया को जहाँ पे पेड़ हों उनको काट दिया जाता है और पेड़ों को काटने के बाद उन्हें जला दिया जाता है। द एसेस आर देन मिक्सड विथ द सॉयल एंड क्रॉप्स आर ग्रोन। और उसके बाद जो राख बचता है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है और जो क्रॉप्स होते हैं उनको उगा दिया जाता है। आफ्टर द सॉयल लूजेज इट्स फर्टिलिटी। तो जो सॉयल अपनी फर्टिलिटी खो देता है, द लैंड इज अबेंडन्ड एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू अ न्यू प्लॉट। तो उसके बाद जो लैंड होता है वो मतलब बंजर टाइप का हो जाता है। उसके बाद जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। तो जो नोमैडिक हर्डिंग है वो ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे मतलब प्लांट्स को उगाना मुश्किल हो, जैसे जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, कोल्ड हो या फिर हॉट डेजर्ट, जैसे सहारा जो हॉट डेजर्ट है, सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट्स इंडिया के राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर वाले। तो इसमें होता क्या है वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मेथड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। तो इसमें जो ये जो फार्मिंग है इसमें जो हर्ड्समैन होते हैं, जो चरवाहे टाइप के जो होते हैं, मतलब अपने कैटल के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स के साथ अपने घूमते रहते हैं, जिससे कि जो उनके एनिमल्स हैं उनको चारा और पानी मिलता है अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स, मतलब अलग अलग रास्तों पे ये घूमते रहते हैं जगहों पे। शिप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। तो जो एनिमल्स हैं जो मतलब ज़्यादातर रियर किए जाते हैं, ज़्यादातर पाले जाते हैं, वो हैं शिप, कैमल, याक और गोट्स। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो इस इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, वुल, हाइड्स वगैरह। और कई बार जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनको मिलते हैं एनिमल से, उनको बेचा भी जाता है, जिससे कि इनका जीवन यापन होता है। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। तो कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जो एनिमल्स के जो पालन होता है, एनिमल का जो पशुपालन जो होता है, उसको मतलब पैसा कमाने के लिए किया जाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ यूज इज़ लार्ज। मतलब कि जो भी इसमें जिस एरिया पे किया जाता है, जो इनपुट्स इसमें लगाए जाते हैं वो बड़े बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स। तो कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादातर जो काम है वो मशीन्स के द्वारा किए जाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इसमें 3 तरीके के फार्मिंग होते हैं कमर्शियल फार्मिंग के अंडर में, जिसमें से है पहला कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरा है मिक्स्ड फार्मिंग और तीसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो चलिए इन तीनों को विस्तार में पढ़ते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है? क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो जो क्रॉप्स होते हैं यहाँ इस फार्मिंग में जो उगाए जाते हैं वो कमर्शियल पर्पसेस यानी पैसे कमाने के लिए उगाए जाते हैं। कॉमन क्रॉप्स जो हैं उगाए जाते हैं जो इसमें फार्मिंग में, इस वाले फार्मिंग में, वो है वेट, गेहूँ और मक्का। मेजर एरियाज जहाँ पे ये जो फार्मिंग है वो किया जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका वाले, वो उधर, और यूरोप में और एशिया में। सेवर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो जो विंटर्स होता है उसमें मतलब क्रॉप्स नहीं उग पाते हैं और एक ही क्रॉप उगाया जाता है इसमें। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है उसमें एक साथ बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे जो फूड वाला क्रॉप हो गया, फूड क्रॉप, और जो फॉडर क्रॉप है मतलब चारा जानवरों का, वो, और इसमें रियरिंग भी किया जाता है एनिमल्स का। एरियाज जहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग होता है वो है यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर ओनली सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। तो जो प्लांटेशन होता है उसमें बस उसमें एक ही सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है, जो है टी, कॉफ़ी या फिर शुगर केन या फिर कैश्यू यानी कि बादाम, उसके बाद रबर, बनाना और कॉटन। यही सारे मतलब सिंगल एक ही उगाया जाता है, इनमें से कोई भी एक प्लांटेशन में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। मतलब कि इसमें बहुत मेहनत लगता है और जो इसमें चीज़ें लगाई जाती हैं, जो आउटपुट्स लगाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। सॉरी, इनपुट्स जो लगाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, उनके मतलब ज़रूरत होती है इस एग्रीकल्चर में।
The produce may be processed and on the farm itself or in nearby factories, thus required transportation facilities. तो जो प्लांटेशन है वो या तो फार्म में होगा या फिर जो नियर बाई जो मतलब उसके आसपास प्लांटेशन के आसपास जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे होगा। और इसीलिए जो ये एग्रीकल्चर है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, उसमें कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है वो हैं ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो भी ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पर ये जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो किया जाता है। रबर इन मलेशिया। अब हैं जो क्रॉप्स, मतलब जो भी एग्रीकल्चर में, इस वाले एग्रीकल्चर में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रबर जो है वो मलेशिया में उगाया जाता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में, इंडिया में टी, श्रीलंका और इंडिया में टी यानी कि चाय उगाया जाता है, चाय वाली पत्ती। और ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे। मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब जो भी जो क्रॉप्स कॉमनली हर जगह पे उगाए जाते हैं वो कौन से हैं। पहला है राइस, मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये जो क्रॉप है वो फूड क्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है, खाया जाता है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे ये स्टेपल डाइट मतलब कि नॉर्मली खाते हैं लोग, नॉर्मल खाने की तरह, मतलब ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है खाने में। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो जो राइस है उसको उगने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, नमी चाहिए एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा बारिश भी चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉयल। तो जो एलुवियल क्ले वाला सॉयल होता है उसमें ये अच्छे से ग्रो करता है, जिसमें पानी हो, मतलब पानी रिटेनिंग, जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है मिट्टी की, जिस मिट्टी में ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पे राइस अच्छे से ग्रो करेगा। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो जो चाइना है वो मतलब ख़रीदता है इन सारे देशों के जो राइस हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ राइस हैं इन सारे देशों से जो होते हैं वो लीड करता है चाइना। वेट गेहूँ। गेहूँ को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा। चलिए उसको अच्छे से पढ़ते हैं। वेट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। तो जो उसका जो ग्रो करने वाला जो सीजन होता है उसमें इसको मॉडरेट यानी कि मतलब मीडियम में टेम्परेचर चाहिए होता है और बारिश भी चाहिए होता है। और एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो जो हार्वेस्टिंग होता है इसका, जब कटाई होती है इसकी, उस टाइम पे मतलब बहुत तेज़, मतलब इसको सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ग्रैंड लॉमी सॉइल। तो ये अच्छे से जो ड्रेन्ड लॉमी सॉइल हैं उनमें ये अच्छे से ग्रो करता है। वेट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये जो देश हैं उनमें वेट को उगाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में इसको ठंडियों में उगाया जाता है। मिलेट्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो नॉन एज कोर्स ग्रेन। तो जो मिलेट्स होते हैं उनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। तो जो मिलेट्स होते हैं वो लेस फर्टाइल, मतलब अगर ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे भी ग्रो कर जाएगा, और जो सॉइल है अगर वो सैंडी है, ज़्यादा बालू वाला है, तो वहाँ पे भी मिलेट्स ग्रो कर जाएंगे। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप डेट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। तो ये जो मिलेट्स है, जो क्रॉप है ये वाला, उसको मतलब ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है, कम बारिश में इसका काम चल जाता है। लेकिन जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट यानी कि मीडियम होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। एंड एडुकेट रेनफॉल, मतलब कम बारिश में ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। तो जो मिलेट्स हैं जो हमारे इंडिया में ग्रो किए जाते हैं वो हैं ज्वार, बाजरा और रागी। अदर कंट्रीज़ आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। तो कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे ये मिलेट्स उगाए जाते हैं, वो है चाइना, नाइजर, नाइजीरिया। अब है मक्का, मेज़। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन।
तो जो मेज़ होता है, जो मक्का होता है, उसको मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है और बारिश भी चाहिए होता है और बहुत सारा सनशाइन चाहिए होता है, सूर्य की रोशनी। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। तो ये जो मेज़ है, मक्का है, उसको अच्छा एकदम फर्टाइल सॉइल चाहिए। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। तो जो मक्का है उसको नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रसिया में, कनाडा में, इंडिया में और मैक्सिको में उगाया जाता है। अब है कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो जो कॉटन होता है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हल्की बारिश चाहिए होती है, मतलब ज़्यादा बारिश से ये ख़राब हो जाते हैं, और 200 या फिर 100 दिनों में 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो 200 दिनों में ये अच्छे से, जब इन पे अच्छा सा ब्राइट सनशाइन पड़ता है तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं। इट ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल। तो जो ब्लैक और अलुवियल सॉइल है, जो इंडिया में जो सॉइल पाए जाते हैं जनरली, उन सॉइल्स पे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट, ये मतलब मेजर प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो कॉटन के जो कपड़े बनते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे ये मेजर रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। जूट, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो जो जूट होता है उसको एलुवियल सॉइल पे ग्रो किया जाता है और इसको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और मतलब बारिश भी बहुत चाहिए होता है जूट को, और ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब नमी वाला क्लाइमेट जिसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, वो चाहिए होता है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। तो ये जो क्रॉप है उसको ट्रॉपिकल एरियाज में उगाया जाता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स। तो इंडिया और जो बांग्लादेश है वो जूट के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर कह सकते हैं मेन प्रोड्यूसर्स हैं। कॉफ़ी रिक्वायर्स, अब कॉफ़ी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कॉफ़ी को गर्म और मतलब नमी वाला क्लाइमेट चाहिए होता है, और जो लोमी सॉइल होता है वो भी चाहिए होता है, मतलब लोमी सॉइल पे ही ग्रो करता है कॉफ़ी। और जो इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो गर्म और नमी वाला, ह्यूमिडिटी वाला चाहिए होता है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स। तो जो हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मतलब पूरे पहाड़ी नहीं, नॉर्मल जो हिल्स होते हैं, वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करता है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो जो ब्राज़ील है वो प्रोड्यूसर है, मतलब अच्छा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, और जो कोलंबिया और इंडिया है वो भी। टी के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टी एक बीवरेज क्रॉप है ऑन प्लांटेशन। तो जो प्लांटेशंस हैं उनमें एक ये जो टी है वो बीवरेज क्रॉप की तरह काम करता है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल एंड जेंटल स्लॉप्स। तो ये भी लोमी सॉयल जो हिली एरियाज होते हैं उधर अच्छे से ग्रो करता है, और इसको स्लोप्स चाहिए होते हैं, ढलान भी चाहिए होते हैं इस पौधे को, टी वाले पौधे को, चाय पत्ती वाले पौधे को। रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके अच्छे से ग्रोथ के लिए इसको कूल ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, जो कि पहाड़ों पे अच्छे से मिलता है, और अच्छे सा रेनफॉल चाहिए होता है, हाई रेनफॉल, और मतलब लगभग पूरे साल इसको बारिश चाहिए होता है। तो हमारे इंडिया में टी प्लांटेशन जो होता है वो होता है असम में। अब नेक्स्ट है अ फार्म इन इंडिया। तो इंडिया में जो फार्म है और जो यूएसए का फार्म है वो किन किन वेज में, किन किन तरीक़ों से अलग है, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो स्मॉल साइज़ फार्मलैंड। तो जो हमारे यहाँ पे जो फार्म्स होते हैं, जो खेत वगैरह होते हैं, वो छोटे छोटे लैंड्स पे होते हैं, खेती की जाती है छोटे लैंड्स पे। यूज़ HYV हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स परचेज फ्रॉम मार्केट्स। तो जो हमारे यहाँ पे जो सीड्स का यूज़ होता है वो मार्केट से ख़रीद के और यूज़ किया जाता है। टेक एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, एल्डर्स और गवर्नमेंट। तो जो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं, या फिर जो अच्छे से एक्सपीरियंस वाले जो बूढ़े लोग हैं उनसे, या फिर सरकार से हमारे यहाँ के लोग एडवाइसेस लेते हैं खेती के लिए।
और हमारे यहाँ पे जो टूल्स यूज होते हैं वो है ट्रैक्टर और बुलक कार्ट्स, मतलब जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं या फिर ट्रेडिशनल तरीके हैं जो प्लगिंग के लिए लैंड के फील्ड के, वो यूज़ किए जाते हैं। कभी कभी जो है बुलक कार्ट्स या फिर जो प्लॉ है उसका यूज़ किया जाता है। यूज़ ट्यूबवेल फॉर इरिगेशनल एक्टिविटीज़, हमारे यहाँ पे इरिगेशनल एक्टिविटीज़ के लिए ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो रियर लाइव स्टॉक फॉर टू अर्न मोर इनकम, कभी कभी ज़्यादा इनकम के लिए हमारे यहाँ पे एनिमल्स को भी पाला जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़, तो जो पूरे सदस्य होते हैं फैमिली के वो भी हेल्प करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, जिससे कि जो एग्रीकल्चर हो वो अच्छे से हो। द फार्मर्स टेक क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स, तो जो फार्मर होता है वो कर्ज लेता है, उधार लेता है बैंक से या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं एग्रीकल्चर वाले उनसे, जिससे कि वो हाई यील्डिंग वेराइटीज जो सीड्स हैं, मतलब जिससे ज़्यादा मुनाफा हो सीड्स का, वो वाले सीड्स खरीदता है और उसका यूज़ करता है। लैक स्टोरेज फैसिलिटी सो दे आर फोर्स टू सेल दी प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम, तो जो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके पास जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, इसी कारण से उन्हें कभी कभी जो क्रॉप्स होते हैं वो उन्हें बेचना पड़ता है। उस टाइम पे भी जब मार्केट में जो उन्हें पैसा मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता है, फिर भी उन्हें कभी कभी ये जो क्रॉप्स हैं बिना अच्छे स्टोरेज फैसिलिटी के वजह से बेचना पड़ता है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही में जो गवर्नमेंट है उसने कुछ स्टेप्स लिए हैं स्टोरेज फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे फार्मर्स की। अब है USA का फार्म, तो USA का फार्म जो होते हैं वो बड़े बड़े एरियाज़ में होते हैं। यहाँ पे पिक्चर में देखिए कितना बड़ा एरिया है, कि ये जो बिल्डिंग्स है जो घर टाइप के हैं जो फार्म्स, वो कितने छोटे लग रहे हैं इन एरियाज़ के सामने। तो इस ऐसे ही बड़े बड़े एरियाज़ में USA या फिर जो विदेश के जो फार्म्स होते हैं वो होते हैं। दी फार्मर जनरली रिसाइड्स इन दी फार्म, तो जो फार्मर होता है वो फार्म के अंदर ही रहता है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट, तो जो मेजर क्रॉप्स हैं जो उगाए जाते हैं वो है कॉर्न, मक्का और सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट, तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो जनरली उगाए जाते हैं। एडोकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट डेट कैन डैमेज क्रॉप्स, तो बहुत सारे जो मेजरमेंट्स होते हैं अच्छे से मतलब एनालिसिस करके सॉइल कह रहा हूँ फील्ड का और जो क्रॉप्स हैं उनका, उसके बाद जो स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि जो पेस्ट्स हैं, जो पेस्ट जो हैं, जो कीड़े वगैरह हैं वो क्रॉप्स में ना लगें, उससे क्रॉप्स डैमेज ना हो। फ्रॉम टाइम टू टाइम समय से soil samples are checked in the laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not, तो समय समय पे जो सॉइल है उसका सैंपल ले जाके फैक्ट्री कह रहा हूँ लेबोरेटरी लैब में अच्छे से चेक किया जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लैंड में अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं। द फार्मर्स कंप्यूटर्स इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गेव हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, तो जो फार्मर है उसका जो कंप्यूटर होता है वो लिंक्ड रहता है सैटेलाइट से, जिससे कि उसको अपने फील्ड का एक अच्छा प्रिसाइज पिक्चर मतलब दिखते रहता है कि उसका फील्ड कैसा है, फील्ड की कंडीशन उसको दिखते रहती है। दिस हेल्प्स फार्मर टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड, तो जब भी पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है तो उसे पता चल जाता है जो उसके कंप्यूटर्स हैं जो सैटेलाइट से लिंक्ड हैं उनसे। Farmers use tractors, seed drills, leveler, combined harvester and thresher to perform various agricultural operations, तो जो फार्मर्स है वो बहुत सारे जो मॉडर्न टूल्स हैं, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, सीड ड्रिल हो गया, लेवलर हो गया, कंबाइंड जो हार्वेस्टर हो गया, थ्रेसर, ये सारे टूल्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर ऑपरेशंस यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को ये परफॉर्म करता है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, तो जो ग्रेन्स होते हैं, जो क्रॉप्स जो इन्हें मिलते हैं, क्रॉप्स के बाद जो इन्हें ग्रेन्स मिलते हैं, जो अनाज इन्हें मिलता है, उसको ये लोग ग्रेन स्टोरेज में जो ऑटोमेटेड होते हैं, जो स्वयं से ही अपना सारा काम कर लेते हैं स्टोरेज का, उनमें स्टोर करते हैं ग्रेन्स को
और डिस्पैच टू द मार्केट एजेंसीज, या फिर मार्केट एजेंसीज में बेच देते हैं। तो ये दोनों जो फार्म का जो कंडीशन था वो पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारे यहाँ के जो फार्म लैंड हैं वो छोटे हैं, और जो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनली फार्मिंग करते हैं, या फिर हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं पे जो यूएसए वाले जो फार्म वाले हैं उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और उनके पास जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।